घटना चक्र की बिहार तथ्यसार 2025 मार्केट में 2 दिन पहले ही रिलीज़ हुई है। इसमें बिहार विशेष को डिटेल में कवर किया ही हुआ है, साथ ही साथ बिहार के करंट अफेयर्स को भी कवर किया गया है। 20 अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया गया है। और इस मैगजीन की ये खास बात है कि इसमें इस बार विशेष क्या है, इसका सदाबहार प्रश्न प्रसंग का सेक्शन भी दिया हुआ था। अगर हम इसके इंडेक्स को देखें तो टोटल ये 9 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, ऑलरेडी जो सदाबहार प्रश्न प्रसंग का सेक्शन है वो चैनल पे करा दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन तो 70th बीपीएससी में कंफर्म लग रहे हैं कि पक्का इसमें से आएगा ही। जैसे आप अगर देखो तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरा ये आपका 16 पेज कवर करा दिया गया है। ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है वीडियो। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स को। पहला टॉपिक क्या है, मैथिली के लिए शास्त्रीय भाषा की मांग। अक्टूबर 2024 में बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने औपचारिक रूप से भारतीय सरकार से मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की। शास्त्रीय भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? हाल ही में मराठी, बांग्ला, पाली, प्राकृत और असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इससे पहले कौन कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषा में शामिल थी? तो उसमें थी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया जैसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी और हाल ही में इन भाषाओं को दी गई। अब बात हो रही है कि मैथिली भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने अगस्त 2018 में 11 सिफारिशें की थी, जिनमें मैथिली को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करना भी शामिल था। शास्त्रीय भाषाओं को समझना। भारतीय शास्त्रीय भाषाएं या सेमोजी उन भाषाओं को संदर्भित करता है जिनका लंबा इतिहास और समृद्ध साहित्यिक विरासत है। भारत में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये नंबर याद नहीं चाहिए, कितनी है? 11। मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाएं निम्नलिखित हैं, ईयर के साथ दिया हुआ है। तमिल को शामिल किया गया 2004 में, संस्कृत को शामिल किया गया 2005 में, तेलुगु को शामिल किया गया 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में ही शामिल किया गया, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, मराठी 2024, बांग्ला 2024, पाली 2024, प्राकृत 2024, असमिया 2024। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका याद होना चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं, सरस आजीविका मेला 2024। अक्टूबर 2024 में गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला 2024 संपन्न हुआ। इस मेले में ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन किया गया और पूरे भारत से स्वयं सहायता समूहों यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। विदित हो कि इस मेले का उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों और SHG महिलाओं को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक उत्पाद और पारंपरिक खाद्य पदार्थ जैसे अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय कर सकें। यह मेला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसे 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए कई आजीविका के साधनों को बढ़ावा देकर और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना है। नेक्स्ट टॉपिक है, बिहार को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। सितंबर 2024 में बिहार के लिए
4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया गया, जिसमें राज्य की रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अब इसका मुख्य बिंदु मार्ग देखते हैं। टाटानगर से पटना, भागलपुर से हावड़ा, गया से हावड़ा, देवघर से वाराणसी, बिहार से होकर गुजरने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में जीविका पहल के तहत पेयजल परियोजना। हाल ही में बिहार सरकार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहरों में पीने के लिए सोन नदी के पानी की आपूर्ति के लिए लगभग 1347 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी। विदित हो कि रोहतास जिले के डेहरी में एक राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी प्रयोगशालाओं, स्ट्रीट लाइट और आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है। इसके अतिरिक्त जीविका के नाम से जानी जाने वाली बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLP के तहत 1864 स्वयं सहायता समूहों को लगभग 74.17 करोड़ रुपए का चेक वितरित किया गया। जीविका पहल विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जो बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की पहली खेल अकादमी और विश्वविद्यालय। 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह अकादमी राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में एक साथ 24 खेल विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ियों को एक ही परिसर में प्रशिक्षण, आवास और चिकित्सा सुविधाएं सहित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस परिसर में एक मुख्य क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ 8 जो छोटे स्टेडियम भी हैं। यहाँ खिलाड़ियों के लिए 24 बेड का मेडिकल वार्ड भी है। इसमें 12 वार्ड पुरुषों के लिए और 12 वार्ड महिलाओं के लिए है। इसके अलावा CT स्कैन, एक्सरे, फिजियोथेरेपी, मसाज, पैथोलॉजी आदि की भी सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के 2 नागरिकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024। अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया है। चयनित शिक्षकों में शामिल है कैमूर जिले के तहरानी न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक सिकेंद्र कुमार सुमन और मधुबनी जिले के शिव गंगा गर्ल्स हाई स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। पुरस्कार एवं राशि। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शिक्षकों को दिया जाता है। उन्हें 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार, एक रजत पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग NIRF 2024। बिहार के शिक्षण संस्थानों ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 में विशिष्ट श्रेणियों में सुधार दर्शाया है। हालांकि समग्र रैंकिंग में उतार चढ़ाव जारी रहा है। अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT पटना पिछले वर्ष के 41वें स्थान से सुधार करते हुए इस वर्ष 34वें स्थान पर है। NIT पटना पिछले वर्ष के 56वें स्थान से थोड़ा सुधार करते हुए इस वर्ष 55वें स्थान पर है। तो एक रैंक का सुधार हुआ है, 56 से किस पे आ गया है, 55 पे। प्रबंधन श्रेणी में IIM बोधगया ने 33वां स्थान प्राप्त किया है। विधि श्रेणी में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने 31वां स्थान प्राप्त किया है। चिकित्सा श्रेणी में एम्स पटना ने 26वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि समग्र रैंकिंग में पिछले साल के 106वें स्थान से सुधार करते हुए 99वें स्थान पर है। कॉलेज श्रेणी में पटना महिला कॉलेज
101 से 150 के रैंक बैंड में शामिल हुआ है। IIT पटना ने समग्र रैंकिंग में 73वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष के 66वें स्थान से नीचे है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने 29वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट टॉपिक है शहीद दिवस। 11 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शहीद स्मारक परिसर में स्थित सप्त मातृका पर अमर शहीदों को स्मरण किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। 11 अगस्त 1942 को 7 युवा देशभक्तों ने पटना सचिवालय में तिरंगा फहराने का प्रयास करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये 7 वीर युवा उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध। बिहार ने अपने पहले सुपर कंप्यूटर के विकास के साथ ही प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध को पटना में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया है। परम बुद्ध अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्षमताओं से सुसज्जित है, जो इसे एक उन्नत मशीन बनाती है। सुपर कंप्यूटर के लाभ देखते हैं। अनुसंधान में सुधार। यह सुपर कंप्यूटर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और विज्ञान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को सरल बनाएगा। यह बड़े पैमाने पर डेटा को अधिक कुशल और सुलभ तरीके से प्रोसेस करेगा, जिससे तेजी से परिणाम प्राप्त होंगे। यह फसल रोगों और उनके उपचारों का अध्ययन करने में मदद करेगा। यह बीमारियों के प्रभावों और दवाओं के दीर्घकालिक प्रभावों को अध्ययन करने में सहायक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल फसल सर्वेक्षण पहल। बिहार का कृषि विभाग खरीफ ऋतु के दौरान 28 जिलों के 10,000 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने की योजना बना रहा है। बिहार में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य पिछले रबी फसल मौसम से 20 जिलों में किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य खड़ी फसलों, क्षेत्रवार कवरेज और उगाई जाने वाली अनाज और सब्जियों की किस्मों का डेटाबेस बनाना है, जिससे नीति निर्माताओं को सहायता मिलेगी। फसलों और उत्पादकता पर एकत्र किए गए डेटा से किसानों और नीति निर्माताओं को जलवायु प्रतिरोधी किस्मों की खेती को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार। 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 25 जुलाई 2024 को की गई। बिहार के सारण जिले के रेडियो मयूर को टेक सखी के लिए थीमेटिक श्रेणी में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ और बिहार के भागलपुर जिले के रेडियो एक्टिव को अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर के लिए स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने में तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC आइजोल मिजोरम में किया गया। इसका नाम क्या है? अपना रेडियो 90.0 FM। फोकस क्या है? दैनिक मौसम अपडेट, सरकारी योजनाएं और कृषि से संबंधित जानकारी। राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार, इसकी स्थापना वर्ष 2011-12 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई थी। 4 श्रेणियां और नगद पुरस्कार देखते हैं। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का है, द्वितीय पुरस्कार 75,000 रुपये का और तृतीय पुरस्कार 50,000 रुपये का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का राष्ट्रीय खनन नीलामी मानचित्र में प्रवेश।
जुलाई 2024 में राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की कि बिहार ने पहली बार खनन नीलामी मानचित्र में प्रवेश किया है। केंद्रीय सरकार द्वारा आयोजित खनन और उत्खनन पर एक सम्मेलन 20 जुलाई 2024 को हैदराबाद में आयोजित किया गया। देश के 8 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों में से 3 बिहार से हैं। इन ब्लॉकों में ग्लाकोनाइट, निकेल, क्रोमियम और प्लैटिनम समूह तत्वों के संभावित खदानें हैं। आर्थिक प्रभाव देखें। बिहार के लिए राजस्व और रोजगार सृजन में वृद्धि, राज्य के आर्थिक विकास और निवेश क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी। नियामक परिवर्तन देखते हैं। खनन नियम 1957 में वर्ष 2015 से किए गए संशोधन खनिज क्षेत्र को निवेशकों के लिए खोलने और इन खदानों के विकास में सहायता करने के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ जल मानकों में बिहार तीसरे स्थान पर। बिहार की हर घर नल का जल योजना ने स्वच्छता और जल पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर आ गया है। राष्ट्रीय मान्यता। नीति आयोग की चौथी एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने 98% अंक हासिल किए हैं, जो कई राज्यों से आगे और राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। तुलना करें अगर तो गोवा और हिमाचल प्रदेश ने 100% के पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं, जबकि बिहार के 98% अंक जल स्वच्छता में उसकी प्रगति को दर्शाते हैं। उपलब्धियां देखते हैं। पिछले वर्ष बिहार को तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला था, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में उसकी प्रगति को रेखांकित करता है। अगला टॉपिक है मेनका मलिक को मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। जुलाई 2024 में मेनका मलिक को बंगलुरु में आयोजित मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेनका मलिक मधुबनी जिले के कन्हौली पंचायत के मलिक टोला गांव की निवासी हैं। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक द्वारा प्रदान किया गया। मेनका मलिक को एक चादर, स्मृति चिन्ह और 50,000 रुपये नकद प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार मेनका मलिक को वहाँ पे मेनका गांधी बोल दिया था, मेनका मलिक। यह पुरस्कार मेनका मलिक को नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद करने हेतु प्रदान किया गया। तो किस लिए दिया गया है? नीलकंठ के लिए। यह पुस्तक वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है युवाओं का जलवायु सम्मेलन। 11 जुलाई 2024 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पटना में भविष्य के रक्षक युवाओं का जलवायु सम्मेलन शीर्षक से एक युवा सम्मेलन का आयोजन केंद्र के जलवायु लचीलापन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जल स्वच्छता और सफाई, वास, अनुसंधान और शिक्षा CIMP द्वारा यूनिसेफ बिहार के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम की थीम देखते हैं। सम्मेलन का थीम था भविष्य के रक्षक युवाओं का जलवायु सम्मेलन। यूनिसेफ की उपलब्धि। यूनिसेफ के भारत में 75 साल पूरे हो गए हैं। यूनिसेफ के बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक CCRI के अनुसार भारत 163 देशों में 26वें स्थान पर है। सम्मेलन से संबंधित मुख्य तथ्य देखेंगे। ग्रीन बजट पहल। वंदना प्रेयसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव ने उल्लेख किया कि बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। वनारोपण लक्ष्य। विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 4 करोड़ पेड़ लगाए और इस वर्ष लगभग 4.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। शहरी हरियाली। शहरी हरियाली को नगर वन पार्कों या हरे पार्कों की स्थापना के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता पार्क।
जुलाई 2024 में बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पटना की समुद्री सड़क के साथ एक जैव विविधता पार्क विकसित करने की योजना की घोषणा की। इस योजना हेतु पटना के कई पार्कों को चिन्हित किया गया है। जैव विविधता पार्कों हेतु पटना के 102 पार्कों को टेक ओवर किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है नदियों को सूखने से बचाने के लिए ब्लूप्रिंट। जुलाई 2024 में बिहार सरकार ने सूचना दी कि जल संसाधन विभाग ने नदियों के सूखने की गंभीर समस्या से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। उत्तर एवं दक्षिण बिहार की नदियों हेतु अलग अलग प्रवृत्ति की योजनाएं निर्मित की गई हैं। बिहार में प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में 60 से अधिक नदियां सूख जाती हैं। उद्देश्य क्या है? विशेषज्ञों और इंजीनियरों की सलाह से विकसित की गई इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिहार की नदियां गर्मी के मौसम में जल की कमी या सूखने का सामना ना करें। इस योजना के तैयार करने का मुख्य आधार है मानसून के बाद बचे हुए जल संसाधनों की सुरक्षा करना और इस मूल्यवान संसाधन के किसी भी अपव्यय को रोकना। उत्तर बिहार की रणनीति समस्या क्या है? उत्तर बिहार की नदियां मानसून के मौसम के दौरान स्थिर जल प्रवाह की विशेषता रखती हैं। उपाय क्या रहेगा? मानसून के दौरान अतिरिक्त जल को संचित करने के लिए बांध और वेयर बनाना, जिससे बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सके और सूखे के समय के लिए पर्याप्त जल संग्रह सुनिश्चित किया जा सके। इस दृष्टिकोण से इन नदियों की जल आपूर्ति की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित की जाएंगी। दक्षिण बिहार की रणनीति देखेंगे। पहले समस्या क्या है वो जानते हैं। दक्षिण बिहार की नदियां अक्सर साल के कुछ समय के दौरान लंबी सूखा अवधि से पीड़ित रहती हैं। उपाय क्या है? मानसून के दौरान जल संचित करने के लिए उनकी तट रेखा के साथ तालाब, झीलें और छोटे छोटे जलाशय बनाना। ये छोटे पैमाने पर जल संग्रहण सुविधाएं भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करेंगी और गर्मियों के दौरान जल की कमी को कम करेंगी, जिससे नदियों के सूखने को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। अगला टॉपिक है बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। जुलाई 2024 में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। इस मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 3.76 लाख वर्ग फीट है। इस मंदिर का निर्माण कार्य सनरेक इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस मंदिर की लंबाई लगभग 108 फीट जबकि चौड़ाई लगभग 580 फीट है। इस मंदिर का आकार अयोध्या के राम मंदिर का लगभग 3 गुना है। इस मंदिर के निर्माण कार्य का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए रखा गया है, जिससे 33 फीट ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। इस मंदिर परिसर में विभिन्न देवताओं हेतु 22 गर्भगृहों का निर्माण प्रस्तावित है। अगला टॉपिक है आरक्षण मामले में बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालय में। 2 जुलाई 2024 को बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के एक फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के 50% से बढ़ाकर 65% करने के आरक्षण संबंधी फैसले को रद्द कर दिया था। बिहार सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों यानी SC, ST एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कोटे में वृद्धि की है। बिहार सरकार ने बिहार जाति जनगणना 2022-23 के पश्चात आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया था। बिहार सरकार के फैसले के पश्चात आरक्षण का दायरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% 75% तक पहुंच गया था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत एवं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS के देशों के बीच सहयोग प्रणाली के रूप में की गई है। उद्घाटन के अवसर पर 17 देशों के मिशन
प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित अतिथियों ने प्रतिभाग किया। नालंदा विश्वविद्यालय का नवीनतम परिसर एक नेट जीरो ग्रीन परिसर है। यह एक सौर संयंत्र युक्त जल पुनर्चक्रण संयंत्र युक्त परिसर है। नालंदा विश्वविद्यालय के मूल परिसर की स्थापना लगभग 1600 वर्ष पूर्व की गई थी। यह विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। वर्ष 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के नए रामसर स्थल। जून 2024 में बिहार के 2 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। ये 2 स्थल हैं नकटी एवं नागी पक्षी अभयारण्य। नागी एवं नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में अवस्थित है। ये दोनों पक्षी अभयारण्य मानव निर्मित आर्द्रभूमि पर निर्मित किए गए हैं। दोनों अभयारण्यों को शीत ऋतु के दौरान प्रवासी पक्षियों के प्रवास के रूप में उनके महत्व को ध्यान देते हुए वर्ष 1984 में पक्षी अभयारण्यों के रूप में नामित किया गया था। रामसर अभिसमय के बारे में जानेंगे। यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया। यह संधि वर्ष 1975 में लागू हुई। भारत में रामसर अभिसमय वर्ष 1982 में लागू हुआ। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 85 हो गई है। अगला टॉपिक है मखाने के लिए एमएसपी की मांग। जुलाई 2024 में बिहार सरकार ने मखाना हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करने का आग्रह किया। बिहार देश का लगभग 85% मखाना उत्पादित करता है। वर्ष 2022 में मिथिला मखाना वानस्पतिक नाम यूरेल फेरुक्स सैलिप्स को भौगोलिक संकेतक टैग यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ था। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। सुशील कुमार मोदी की उम्र 72 वर्ष थी एवं वह कैंसर रोग से पीड़ित थे। सुशील मोदी वर्ष 2005 से 2013 एवं पुनः 2017 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रहे। वर्ष 2011 में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन हेतु राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है पेपर लीक को रोकने के लिए विधेयक। जुलाई 2024 में बिहार विधानसभा ने परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक को रोकने हेतु एक विधेयक पारित किया। विधेयक का आधिकारिक नाम बिहार सार्वजनिक परीक्षा पीई अनुसूचित साधनों की रोक विधेयक 2024 है। यह विधेयक राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक में पेपर लीक में शामिल लोगों हेतु कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। इसमें 3 से 5 साल की जेल 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त सेवा प्रदाता अधिकरणों परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना तथा 4 वर्ष तक परीक्षा कराने से वंचित करना एवं संपत्ति तक जब्त करने के प्रावधान शामिल हैं। वर्ष 2024 में बिहार मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय 10 सितंबर 2024 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 46 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को स्वीकृति दी गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्कता हेतु 100 मीटर तक ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उससे ऊपर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य किया जाएगा। इस संदर्भ में ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण उन्नयन नवीनीकरण योजना MMGSUY के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटकों की
सुविधा हेतु ट्रिपल पी मोड़ पर पटना में 3 5 सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालन को स्वीकृति प्रदान किए जाने को स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग के ही तहत बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन को स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-24 के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने, किसानों की कृषि उत्पाद के भंडारण विपणन निदेशालय के गठन को स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद प्रशासन एवं स्वास्थ्य एवं स्थापना संवर्ग नियुक्त एवं सेवा नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई। अगला है 21 अगस्त 2024। 21 अगस्त 2024 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 31 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। पटना सदर अंचल को विभाजित कर 4 अंचलों यथा पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल को सृजित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 74 एवं नियम 82 के अधीन पूर्व निर्धारित शुल्क को संशोधित कर कम करने की स्वीकृति। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति। सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीकाकरण किया जाएगा। अगला है 19 जुलाई 2024। 19 जुलाई 2024 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। 1347.32 करोड़ रुपए की प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना हेतु कुल 45,66,71,000 रुपए मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति एवं स्वीकृत अनुदान दर एवं शर्तों के अनुरूप उक्त योजना को आगे वर्षों में भी कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत दलहन फसल के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा किशोरोन्नति योजना दलहन योजना के अंतर्गत कुल 5,509.06 लाख रुपए तरफा यानी टारगेटिंग राइस फैलो एरिया पल्सेस TRFA योजना के अंतर्गत कुल 4,086.44 लाख रुपए कुल 9,595.5 लाख रुपए की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय, सभी अस्पतालों, सभी सदर जिला अस्पतालों के भवनों एवं परिसर की साफ सफाई का कार्य ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन जीविका के माध्यम से किए जाने हेतु निर्धारित दर 1.2 रुपए मात्र प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह को 1.2 रुपए प्रति वर्ग प्रतिदिन से प्रतिस्थापित करने हेतु शुद्धि पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत नालंदा जिला अंतर्गत अंचल बिहार शरीफ मौजा देवी सराय में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्रांकलन की राशि 5,661.03 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला है 12 जुलाई 2024। 12 जुलाई 2024 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 48 एजेंडों पर निर्णय लिया गया जो निम्नवत है। उद्योग विभाग के अंतर्गत मेसर्स पंचकन्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र बिहटा पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 724 के
आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक 31 अक्टूबर 2012 तक की अवधि में अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरुद्ध वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु 757.63 करोड़ रुपए बिहार स्टेट पावर होके लिमिटेड को 3 किस्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य में आम नागरिकों को सुलभ एवं सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के तहत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए नई बसों के क्रय हेतु 73.2 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य में विनिश्चित जंगली जानवरों द्वारा जानमाल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को दी जाने वाली सहायक राशि की दर में वृद्धि हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या 421 दिनांक 5/9/2015 द्वारा किए गए प्रावधानों को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के राजमार्गों हेतु 2600 करोड़ रुपए आवंटित। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया। केंद्रीय बजट में बिहार राज्य को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु राजमार्ग निर्माण हेतु 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत सरकार ने बिहार राज्य के अवसंरचनात्मक विकास को गति देने हेतु कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्त आवंटित किए हैं। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा परियोजनाओं को ध्यान देते हुए पीरपैंती बिहार में 2400 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है मनरेगा योजना। बजट 2024-25 में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य को कुल मनरेगा के बजट का केवल 17% आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश को लगभग 11% तथा बिहार को लगभग 6% का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में बिहार में पूरे देश की गरीबी आबादी के लगभग 45%, उत्तर प्रदेश में 25% तथा बिहार में 20% निवास करती है। तमिलनाडु जैसे राज्य को मनरेगा के कुल आवंटन का लगभग 15% आवंटित किया गया है। अगला टॉपिक है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जुलाई 2024 में बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिहार में अवस्थित भवनों के अंदर वायु प्रदूषण की जांच करेगा। इस कार्य की शुरुआत पटना जिले से की जाएगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत किया गया था। अगला टॉपिक है बिहार का बढ़ता राजकोषीय घाटा। बिहार राज्य ने वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग 15.55% की उच्च वृद्धि दर्ज की। हालांकि इस वृद्धि के बावजूद राज्य को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राज्य वित्त लेखा परीक्षा में राजकोषीय तनाव का सामना करना पड़ा है। वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा लगभग 2.67% हो गया था। यह बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित 4% की सीमा से अधिक है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण GSDP अनुपात वर्ष 2018-19 में 23.8% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 32.3% हो गया। अगला टॉपिक है विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर तथा महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2024-25 में विष्णुपद तथा महाबोधि मंदिर हेतु कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा की गई। विष्णुपद कॉरिडोर तथा महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। बिहार पर्यटन की वेबसाइट के अनुसार
विष्णुपद मंदिर का निर्माण वर्ष 1787 में रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में बोधगया नामक स्थान पर अवस्थित है। महाबोधि मंदिर सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व निर्मित पहला मंदिर है। हालांकि इस परिसर का विकास उत्तरोत्तर जारी रहा। वर्तमान मंदिर का स्वरूप मुख्यतः औपनिवेशिक काल के पुनर्निर्माण को इंगित करता है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर तथा 6 पवित्र स्थान है। इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 19 जुलाई 2024 को बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति का मुख्य लक्ष्य फिल्म निर्माताओं को पूर्ण संस्थागत सहायता प्रदान करना है। फिल्म प्रोत्साहन नीति के मुख्य उद्देश्य देखते हैं। बिहार में निजी निवेश को आकर्षित करना, फिल्म की शूटिंग प्रक्रिया को लचीला बनाना, बिहार की समृद्ध परंपराओं को प्रचारित करना, फिल्म निर्माताओं को पूर्ण संस्थागत सहायता प्रदान करना, क्षेत्रीय भाषाओं में उत्कृष्ट कलाकारों को प्रोत्साहित करना, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना। नीति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: बिहार में 75% शूटिंग करने वाली फिल्मों हेतु 4 करोड़ रुपए तक अनुदान की व्यवस्था। अन्य राज्यों में अनुदान की अधिकतम राशि 2.5 करोड़ रुपए है। अनुदान के अंतर्गत राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्मों की लागत का 50% तक शामिल होगा। इस नीति की नोडल एजेंसी राज्य सरकार का कला, संस्कृति एवं युवा विभाग होगा। नीति के अंतर्गत टीवी सीरियल एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अनुदान की व्यवस्था। राज्य हेतु बनने वाली फिल्मों के लिए 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान। अगला टॉपिक है बिहार दिवस एवं भारतीय अमेरिकी सम्मानित। बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2024 को बिहार में जन्मे 4 भारतीय अमेरिकियों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में होल्टेक इंटरनेशनल के संस्थापक एवं सीईओ डॉक्टर क्रिस सिंह, विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी अमित चौधरी, PRAN मेडिकल ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर दिनेश रंजन एवं न्यूट्रीवेट फार्म केयर के निदेशक अभिनव अतुल शामिल हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा बिहार फाउंडेशन, USA ईस्ट कोस्ट चैप्टर एवं बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सहयोग से आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में चारों नागरिकों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार में प्रधानमंत्री ने किया नई परियोजनाओं का उद्घाटन। 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेगूसराय में लगभग 13,400 रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। लगभग 9500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित यह संयंत्र किसानों को कम दाम पर यूरिया उपलब्ध कराएगा। यह देश में पुनर्जीवित होने वाला चौथा उर्वरक संयंत्र होगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने लगभग 3,917 करोड़ रुपए की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इनमें राघोपुर फारबिसगंज गेज परिवर्तन की परियोजना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य है मुकुरिया कटिहार कुमेदपुर रेल लाइन का दोहरीकरण, बरौनी बछवाड़ा तीसरी और चौथी लाइन विद्युतीकरण। प्रधानमंत्री ने दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस दरभंगा सकरी के माध्यम से सहित 4 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है, जो कि हैं जोगबनी सहरसा एक्सप्रेसवे, सोनपुर वैशाली एक्सप्रेस और जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री ने देश में पशुओं के लिए एक डिजिटल डेटाबेस भारत पशुधन राष्ट्र को भी समर्पित किया। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन NDLM के तहत विकसित भारत पशुधन प्रत्येक पशुधन पशु को आवंटित एक अद्वितीय 12 अंकीय टैग ID का उपयोग करता है। परियोजना के तहत अनुमानित लगभग 30.5 करोड़ गोवंश में से लगभग 29.6 करोड़ रुपए को पहले ही टैग किया जा चुका है। उनका विवरण डेटाबेस में उपलब्ध है। भारत पशुधन गोवंश के लिए
ट्रेसेबिलिटी प्रणाली प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाएगा और बीमारी की निगरानी और नियंत्रण में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने केजी बेसिन से प्रथम तेल हिस्सा राष्ट्र को भी समर्पित किया और ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी गहरे पानी परियोजना से पहले कच्चे तेल टैंकर को हरी झंडी दिखाई। केजी बेसिन ने प्रथम तेल निकालना भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो ऊर्जा आयात पर भारत की निर्भरता को काफी कम करने का लक्ष्य रखता है। इसके अतिरिक्त बिहार में लगभग 14,000 करोड़ रुपए की तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना लागत वाली बरौनी रिफाइनरी के विस्तार का शिलान्यास और बरौनी रिफाइनरी में ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का पटना और मुजफ्फरपुर सहित अन्य तक विस्तार शामिल है। अगला टॉपिक है, प्रधानमंत्री ने बिहार में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर क्षेत्र के तहत बिहार में 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की वर्चुअल आधारशिला रखी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत परियोजना का लक्ष्य पूरे देश में कनेक्टिविटी, व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाना है। विदित हो कि बिहार में जिन 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा उनमें शामिल है बरौनी, सिवान, मुंगेर, थावे, सबौर, अररिया, शिवनारायणपुर, दौराम, मधेपुरा, डेहरी ऑन सोन, गुरारू, करागोला रोड, चौसा, लहेरिया सराय, बांका, सिमरी, बख्तियारपुर, सुपौल, नवादा, रक्सौल, मोतीपुर, लखीसराय, मसरख, रफीगंज, मैरवा, पीरो, विक्रमगंज, लाभा, जनकपुर रोड, चकिया, नवीन नगर रोड, घोड़ा सहन, सालमारी, एकमा और शाहपुर पटौरी। परियोजना के तहत स्टेशनों को शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने के क्षेत्र आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान के साथ सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। पुनर्विकसित स्टेशनों पर लगभग प्रवेश और निकास द्वार, बहुस्तरीय पार्किंग, लिफ्ट, एक्सीलरेटर, कार लाउंज, प्रतीक्षा क्षेत्र, ट्रेवलर्स का प्रावधान होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। नीतीश कुमार ने जीता विश्वास मत। 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार विश्वास मत प्राप्त करने में सफल रही। सत्ता पक्ष के समर्थन में 129 वोट पड़े। विदित हो कि राजद समेत महागठबंधन ने वॉकआउट किया। अगला टॉपिक है नीतीश डिवाइस। फरवरी 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश यानी नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ नीतीश डिवाइस लॉन्च किया। इस आधुनिकीकृत व्यवस्था का उद्देश्य सभी जिला आपातकालीन संचालन केंद्र से एक साथ त्वरित सूचना का आदान प्रदान संभव बनाना है। निर्णय समर्थन प्रणाली की शुरुआत होने से आपदा की स्थिति में अंतर विभागीय समन्वय और बेहतर होगा। संसाधनों का पुनर्निर्माण लगाकर आपदा कार्यों का बेहतर ढंग से निष्पादन हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि यह एक अभिनव लॉकेट पेंडेंट आकार की तकनीकी है जो किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए निर्मित की गई है। यह तकनीक विशेष रूप से त्वरित यानी लाइटनिंग, बाढ़, ग्रीष्म लहर यानी हीट वेव्स और शीत लहर कोल्ड वेव्स को लक्षित करती है। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पटना के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला टॉपिक है राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन। जनवरी 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में अत्याधुनिक श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की लागत राशि लगभग 591 करोड़ रुपए है।
यह अस्पताल बिहार के समस्तीपुर जिले के सराय रंजन में अवस्थित है। इसमें चिकित्सा सुविधा में लगभग 500 बिस्तर और प्रतिवर्ष लगभग 100 MBBS सीटें हैं। यह एक हरित इमारत भवन है जिसे भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया है। हरित इमारत भवन ऐसी निर्माण परियोजना है जिनका निर्माण पर्यावरणीय क्षरण को न्यून करने के उद्देश्य से किया जाता है। इन इमारतों में ऊर्जा, जल एवं अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया जाता है। इनको निर्मित करने में विशेषकर अक्षय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या में वृद्धि। दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की गई। घोषणा के अनुसार इसमें बड़ी बिल्लियों की संख्या में 31 से 54 तक की वृद्धि देखी गई है। 31 कब थी? वर्ष 2018 में, और 54 2023 में हो गई है। ठीक है। इस अभयारण्य के अंदर रेत और पत्थर के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसके पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में खनन पर सख्त प्रतिबंध के कारण घास के मैदान में वृद्धि हुई है। अगला टॉपिक है बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार एवं दुग्ध संघों को 10.5 करोड़ रुपए के लाभांश वितरण से संबंधित चेक प्रदान किए। इस राशि में राज्य सरकार को लगभग 5.76 करोड़ रुपए एवं दुग्ध संघ को लगभग 4.74 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वेटनरी कॉलेज पटना के निकट स्थित परिसर में लगभग 4.31 करोड़ रुपए की लागत से कॉम्फेड के कार्यालय परिसर में निर्मित होने वाले नए कार्यालय भवन का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मत्स्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा बिहार की राजधानी पटना में लगभग 54.35 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली मत्स्य विकास भवन का शिलान्यास भी किया। अगला टॉपिक है बिहार में बनेंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र। दिसंबर 2023 में बिहार सरकार ने राज्य में 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की घोषणा की। यह औद्योगिक क्षेत्र बिहार के गया, मुंगेर और नालंदा जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इन विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भारी उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग शामिल हैं। बिहार के गया जिले में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1670 एकड़ भूमि का अधिग्रहण, जबकि मुंगेर जिले में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण एवं नालंदा जिले में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। अगला टॉपिक है बिहार में अब कमर्शियल वाहनों में डिवाइस लगाना अनिवार्य। दिसंबर 2023 में बिहार सरकार ने परिवहन विभाग की सूचना के अनुसार बिहार के प्रत्येक कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में महिलाओं एवं यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है। इस डिवाइस के नहीं लगाए जाने पर परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उस गाड़ी के मालिक पर 5000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में इसको तेजी से लगाया जा रहा है क्योंकि इन शहरों में सार्वजनिक गाड़ी की संख्या अधिक है। उल्लेखनीय है कि यह एक ऐसा डिवाइस है जिससे यह पता चल पाएगा कि वाहन किस जगह पर है। अगला टॉपिक है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। जुलाई 2024 में बिहार बिजनेस कनेक्ट रोड शो कोलकाता में संपन्न हुआ। इससे पूर्व दिसंबर 2023 में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 संपन्न हुई थी। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों की करीब 300 कंपनियों के साथ लगभग 50,530 करोड़ रुपए के सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उल्लेखनीय है कि सम्मेलन के दौरान अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा बिहार में सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का फैसला लिया गया है। इस सम्मेलन में हुए अन्य समझौता ज्ञापन इस प्रकार हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ लगभग
7,386.15 करोड़ रुपए का MOU। पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ लगभग 5,230 करोड़ रुपए का MOU। होल्टेक इंटरनेशनल इंक के साथ लगभग 2,200 करोड़ रुपए का MOU। अगला टॉपिक है पुनौरा धाम मंदिर परिसर के विकास कार्यों का शिलान्यास। दिसंबर 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिला में अवस्थित पुनौरा धाम मंदिर मां जानकी जन्मभूमि का परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। पुनौरा धाम बिहार में रामायण सर्किट से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इन विकास कार्यों में लगभग 72.74 करोड़ रुपए व्यय होगा। सीता वाटिका के समीप ध्यान लगाने के लिए शांति मंडप का भी निर्माण किया जाएगा। अगला टॉपिक है केसरिया स्तूप के मार्गीय सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया का उद्घाटन। दिसंबर 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्तूप के मार्गीय सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने केसरिया स्तूप के प्रांगण में पर्यटकीय सुविधा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस योजना की लागत राशि लगभग 6.9 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त केसरिया स्तूप के प्रांगण में पर्यटकीय सुविधा के विकास कार्यों की लागत राशि लगभग 19.77 करोड़ रुपए है। विदित हो कि बौद्ध प्रतीक चिन्हों में केसरिया स्तूप विशिष्ट स्थान रखता है। इसके पास ही उसकी एक प्रतिकृति का निर्माण किया जाएगा। मुख्य संरचना के चारों ओर कुल 8 लघु प्रतिकृतियां बनाई जाएंगी। इसमें शामिल है विश्व शांति स्तूप, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, अशोक स्तंभ, वैशाली विक्रमशिला, गुरपा बौद्ध स्थल, बराबर की गुफा एवं सुजाता स्तूप इत्यादि। अगला टॉपिक है बिहार पर्यटन नीति 2023। दिसंबर 2023 में बिहार में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने हेतु बिहार पर्यटन नीति 2023 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इस नीति में निवेशकों को कई प्रकार से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। प्रोत्साहन में 10 करोड़ रुपए के निवेश हेतु 30% की सब्सिडी, 50 करोड़ रुपए के निवेश हेतु 25% की सब्सिडी और 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार के पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न हुई। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और बैठक की मेजबानी भी की। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह 5वीं बार बैठक हुई। विदित हो कि इसके पूर्व वर्ष 1958, 1963, 1985 और 2015 में पटना में यह बैठक हो चुकी है। ज्ञातव्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व फरवरी 2020 में ओडिशा में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया था। अगला टॉपिक है बिहार की डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप ने जीता यूनेस्को पुरस्कार। दिसंबर 2023 में बिहार की एक डॉक्यूमेंट्री को यूनेस्को की तरफ से पुरस्कृत किया गया है। विदित हो कि यह डॉक्यूमेंट्री गया के निकट पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का नाम वीवर्स ऑफ होप है। बिहार के अभय कुमार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। दिसंबर 2023 में बिहार के वैशाली जिले में देसरी प्रखंड के गाजीपुर निवासी अभय कुमार ने तीसरी बार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया। उल्लेखनीय है कि अभय कुमार ने रैंडमाइज किए हुए 10,000 वर्षों के 19 कैलेंडर तिथियों का जवाब 1 मिनट में देकर अपने द्वारा ही बनाए गए 1 मिनट में 10,000 वर्षों के 16 कैलेंडर तिथियों के जवाब देने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला टॉपिक है पटना यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर सीनियर सदस्य नियुक्त। दिसंबर 2023 में बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में 3 साल के लिए मनोनयन किया गया। उल्लेखनीय है कि रेशमा प्रसाद भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं।
अगला टॉपिक है बिहार में शराबबंदी के आकलन के लिए होगा हर घर सर्वे। 26 नवंबर 2023 को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि जाति आधारित गणना की तरह शराबबंदी के प्रभाव के आकलन के लिए अब बिहार के हर घर में सर्वे होगा। बिहार सरकार द्वारा फरवरी 2023 में जारी किए गए सर्वे के अनुसार 99% महिलाएं और 92% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। अगला टॉपिक है मछली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ बिहार। नवंबर 2023 में बिहार सरकार द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। बिहार में प्रत्येक वर्ष लगभग 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली की मांग के मुकाबले वर्तमान में लगभग 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। राज्य में वर्तमान में प्रत्येक साल प्रति व्यक्ति लगभग 6.464 किलोग्राम मछली की खपत है। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो कतला मछली राज्य के लोगों की पहली पसंद है। इसके अतिरिक्त रोहू दूसरे स्थान पर है तथा मृगल नैनी का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक। नवंबर 2023 में ही बिहार निवेश संवर्धन परिषद SIPB की 50वीं बैठक में 820.76 करोड़ रुपए के कुल 46 निवेश प्रस्तावों को पहली मंजूरी दी गई। पहली बार स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे ज्यादा 14 प्रस्ताव 490 करोड़ रुपए खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। इसके अलावा चावल मिलों की स्थापना के लिए 13 प्रस्ताव 157.23 करोड़ रुपए, सामान्य विनिर्माण के लिए 12 प्रस्ताव 115 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र के लिए 4 प्रस्ताव 38 करोड़ रुपए और कपड़ा के लिए एक प्रस्ताव 102 करोड़ रुपए आदि महत्वपूर्ण हैं। बिहार के वैशाली जिले में 102 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से चमड़े के जूते बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। 191 करोड़ रुपए के निवेश से लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। हाजीपुर में 61 करोड़ रुपए के निवेश से बिस्किट और केक यूनिट लगाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला। बिहार के हरिहर क्षेत्र में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 25 नवंबर 2023 से प्रारंभ हुआ। इसका समापन 26 दिसंबर 2023 को हुआ। सोनपुर मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, जो बिहार के सारण और वैशाली जिलों की सीमा पर स्थित सोनपुर में 2 नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन काल से लोकप्रिय यह 1 महीने तक चलने वाला आयोजन नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शुरू होता है। बिहार के दुर्गा सिंह ने अंडर 18 रेस में गोल्ड मेडल जीता। नवंबर 2023 में बिहार के गोपालगंज जिले के दुर्गा सिंह ने 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2023 तक तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई का 29वां वार्षिक सम्मेलन। अक्टूबर 2023 में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई का 2 दिवसीय 29वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह सम्मेलन 28 से 29 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया। अगला टॉपिक है बिहार के 5 लाख शिक्षकों को आवास। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने राज्य के 5 लाख शिक्षकों को आवास देने का फैसला किया।
इसके पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1,22,000 शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया था। राज्य सरकार ने उन शिक्षकों के अलावा पहले से कार्यरत लगभग 5 लाख शिक्षकों को भी आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का राज्य पुरस्कार और मेधा पुरस्कार। अक्टूबर 2023 में बिहार के तत्कालीन उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अधिवेशन भवन में आयोजित समारोह में राज्य के 15 शिल्प कलाकारों को वर्ष 2021 के राज्य पुरस्कार और 14 लोगों को मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया। राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों को 50,000 रुपये और मेरिट पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए गए। राज्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित कलाकार अर्चना कुमारी मधुबनी पेंटिंग में, भगवान ठाकुर मधुबनी पेंटिंग के लिए, अंबिका देवी पेपर मेसी शिल्प के लिए, दीपेश सोनी कास्ट कला के लिए, स्वाति राज धातु शिल्प के लिए, राधा कुमारी सिक्की कला के लिए, अभिषेक कुमार चर्म कला के लिए, हिना कुमारी मंजूषा पेंटिंग के लिए, चंद्रकांति देवी एप्लिक क्राफ्ट के लिए, सुमन सिंह सुजनी आर्ट के लिए, अनीता पांडे भोजपुरी आर्ट के लिए, ज्ञानती देवी क्रोशिया के लिए, पूजा टिकुली प्रिंटिंग के लिए, नमिता आजाद अनन्य क्लॉथ डॉल क्राफ्ट के लिए और यशवंत कुमार झा अन्यान्य में सिक्की कला के लिए। मेधा पुरस्कार से सम्मानित कलाकार ओ आभा दास मधुबनी पेंटिंग के लिए, मंजू करण मधुबनी पेंटिंग के लिए, अमरेश कुमार लाल दास मधुबनी पेंटिंग के लिए, रूबी देवी मधुबनी पेंटिंग के लिए, रमा देवी मधुबनी पेंटिंग के लिए, सुनील कुमार चौधरी मंजूषा पेंटिंग के लिए, झाना रानी पेपर मेसी शिल्प के लिए, रूपा कुमारी जूट शिल्प के लिए, मीना देवी एप्लिक शिल्प के लिए, सुजाता कुमारी सुजनी शिल्प के लिए, कौशिकी श्रीवास्तव ब्लॉक पेंटिंग के लिए, निक्की कुमारी भोजपुरी कला के लिए, सोनी टिकुली पेंटिंग के लिए और जितेंद्र राय अन्य सिक्की कला के लिए। अगला टॉपिक है बिहार में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। 21 अक्टूबर 2023 को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने पटना के विशेष सशस्त्र पुलिस BSAP 5 परिसर में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में सूचित किया कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को अब 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पूर्व मुआवजे की रकम सिर्फ 2 लाख रुपए थी, अब कितनी कर दी गई है? 25 लाख रुपए। प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला टॉपिक है बिहार का चतुर्थ कृषि रोड मैप। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के बापू सभागार में रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट का अनावरण करके बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य का पहला कृषि रोड मैप वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। अगला टॉपिक है बिहार की गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना। अक्टूबर 2023 में बिहार के कला संस्कृति मंत्री ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष तक के प्रशिक्षु खिलाड़ियों को खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना की मदद से बिहार के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना में पंजीकृत खिलाड़ी खेल प्रशिक्षण के निर्धारित समय पर प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह योजना हर जिले में संचालित की जाएगी। यह योजना पंचायतों, प्रखंडों, जिलों के मुख्य आउटडोर स्टेडियमों, जिला खेल हॉलों, खेल मैदानों और स्कूलों से संचालित की जाएगी। प्रत्येक कार्य दिवस पर 4 घंटे की प्रशिक्षण अवधि होगी। अगला टॉपिक है बिहार के 3 नए पावर सब स्टेशन। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार की जानकारी के अनुसार बिहार में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैशाली, बेगूसराय और बिहार शरीफ में लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए
पावर सब स्टेशन PSS का निर्माण किया जाएगा। तीनों पावर सब स्टेशनों PSS में 10-10 मेगावाट MVA क्षमता के 2-2 पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आधा दर्जन जिलों में नवनिर्मित ग्रिडों से बिजली उपकेंद्रों को जोड़ने पर 46 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला टॉपिक है बिहार के 10 जिलों में बनाए जाएंगे सीड हब। अक्टूबर 2023 में बिहार कृषि विभाग ने राज्य के 10 जिलों में बीज हब स्थापित करने की मंजूरी दी। इन जिलों में गेहूं, दलहन और तिलहन बीज का उत्पादन किया जाएगा। पहले चरण में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 3125 एकड़ में खेती की जाएगी। संबंधित जिले के सहायक निदेशक कृषि बीज हब के लिए गांव या पंचायत का चयन करेंगे। यहाँ बीज उत्पादन का कार्य कृषि विभाग की देखरेख में चयनित गांवों के किसानों या किसान समूहों के माध्यम से किया जाएगा। अगला टॉपिक है बिहार ने जीती सब जूनियर बॉयज राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता। अक्टूबर 2023 में बिहार ने सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2 का खिताब जीता। आंध्र प्रदेश में खेले गए मैच में आयुष कुमार कप्तान के एकमात्र गोल की मदद से बिहार की टीम ने दिल्ली को 1-0 से हरा दिया। इस मैच में आयुष कुमार कप्तान थे, जो कि श्रवण कुमार गोलकीपर, अजीत कुमार, मकसद अंसारी, राजकरण कुमार, अजय कुमार, विक्रम कुमार, आलोक कुमार, नीलेश कुमार, करण हिम्बाराम और विक्रम राजवंशी टीम के सदस्य थे। अगला टॉपिक है कृषि में मुजफ्फरपुर देश में शीर्ष स्थान पर। अक्टूबर 2023 में नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला कृषि के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर है। कृषि के क्षेत्र में लगातार सुधार ने मुजफ्फरपुर को आकांक्षी जिलों में प्रथम रैंकिंग पर पहुंचा दिया है। इस बार ओवरऑल रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को देश में 6ठा स्थान मिला है। यह शिक्षा में 100वें और स्वास्थ्य में 26वें स्थान पर है। अगला टॉपिक है पटना देश का दूसरा और मुजफ्फरपुर तीसरा प्रदूषित शहर। अक्टूबर 2023 में जारी रेस्पिरर लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि मुजफ्फरपुर तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पटना 97.7 माइक्रो M3 के साथ दूसरे स्थान पर है। इन शीर्ष 10 शहरों में से 7 शहर दिल्ली NCR और बिहार के हैं, जो गंगा के मैदानी इलाकों का हिस्सा हैं। अगला टॉपिक है बिहार कारा उद्योग का ब्रांड मुक्ति। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में आयोजित एक कार्यक्रम में जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया। संग्रहालय में जेल में कैदियों द्वारा बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई गई। बिहार की जेलों में बंद कैदी 100 से ज्यादा वस्तुएं बना रहे हैं। इसमें मसाले, सत्तू, ब्रेड, हर्बल चाय, सूती कपड़े, खादी कपड़े, लकड़ी उद्योग, हस्तशिल्प, मुद्रण सामग्री, चप्पल उद्योग, गृह देखभाल, भोजन, लोहा, कागज आदि सामग्री का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में बिहार के 8 केंद्रीय एवं 2 मंडल कारागारों, कुल 10 कारागारों में जेल उद्योग संचालित हो रहे हैं। अगला टॉपिक है बिहार में अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। सितंबर 2023 में बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को मंजूरी दी। उद्यम योजना में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वाले लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत की प्रति इकाई अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें से 50% राशि ऋण के रूप में अधिकतम 5 लाख रुपए तथा 50% राशि अनुदान के रूप में अधिकतम 5 लाख रुपए होगी। इस योजना के तहत केवल नए उद्योग स्थापित करने के लिए ही धनराशि दी जाएगी। यह योजना संकल्प जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। अगला टॉपिक है पटना में बनेगी बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहार फायर ट्रेनिंग अकादमी। 24 सितंबर 2023 को बिहार सरकार की जानकारी के अनुसार गृह विभाग ने राजधानी पटना के आनंदपुर बिहटा स्थित
बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस संस्थान में अग्निशमन सेवा के सभी अधिकारियों और कर्मियों को बिहार अग्निशमन सेवा के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के तहत बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी में उप निदेशक स्तर के प्राचार्य का प्रावधान किया गया है। बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी भवन के डिजाइन के लिए संबंधित अधिकारियों को दूसरे राज्यों में भेजकर अध्ययन कराया गया है। अगला टॉपिक है पटना का रंग जलसा। सितंबर 2023 में निर्माण कला मंच की ओर से पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 3 दिवसीय रंग जलसा प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में उषा किरण खान को रंग शांति स्मृति सम्मान दिया गया। अगला टॉपिक है पटना में खुलेगा जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच। 18 सितंबर 2023 को जारी बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिहार की राजधानी पटना में शीघ्र ही जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रारंभ किया जाएगा। जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच के गठन के बाद कारोबारी पटना हाईकोर्ट के बजाय जीएसटी ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे। जीएसटी कानून के तहत विभागीय कार्यवाही में व्यवसायियों के विरुद्ध जारी डिमांड पर प्रथम अपील आयुक्त के यहाँ की जाती है। अगर कोई व्यवसायी कमिश्नर की सुनवाई से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे पटना हाईकोर्ट जाना पड़ता है। अगला टॉपिक है बिहार के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। सितंबर 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के शीर्ष वरिष्ठतम कलाकारों 75 वर्ष से ऊपर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें बिहार के 4 शीर्ष कलाकार भी शामिल हैं। इनमें बिहार के वरिष्ठ कलाकार सुमन कुमार, गणेश प्रसाद, रघुवीर मलिक और लोकप्रिय लोक गायक भरत सिंह भारती शामिल हैं। अगला टॉपिक है बिहार के 4 किसानों और किसान समूह को राष्ट्रपति का सम्मान। सितंबर 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक सम्मेलन में बिहार के 4 किसानों और 2 किसान समूहों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले किसानों में रोहतास के 2 और जमुई व मुंगेर के 1-1 किसान शामिल हैं, जबकि किसान समूहों में लीची किसान उत्पादक समूह और भागलपुर कतरनी चावल उत्पादक समूह है। व्यक्तिगत रूप से औषधीय पौधों की खेती को संरक्षित करने के लिए जमुई के अर्जुन मंडल, चना और तीसी अलसी की किस्मों को संरक्षित करने के लिए मुंगेर के सत्यदेव सिंह, बैगन, टमाटर, करेला और धनिया की किस्मों को संरक्षित करने के लिए रोहतास के किसान दिलीप कुमार सिंह को सम्मानित किया गया। रोहतास के अर्जुन सिंह को चावल, हल्दी और लौकी की किस्म को संरक्षित करने के लिए सम्मानित किया गया है। पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसानों के एक समूह को 10-10 लाख रुपए और व्यक्तिगत किसान को 1-1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में मिले। अगला टॉपिक है बिहार का पहला हाथी गलियारा। 12 अगस्त 2023 को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर जमुई जिले के जमुई झाझा चकाई के वन क्षेत्र की पहचान बिहार के पहले हाथी गलियारे के रूप में की गई है। बिहार हाथी गलियारे का उल्लेख केंद्र की हाथी परियोजना द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भारत के हाथी गलियारे 2023 में किया गया था। गलियारे की सांकेतिक लंबाई 46 किलोमीटर और चौड़ाई 30 से 50 मीटर है। अगला टॉपिक है डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का निधन। 15 अगस्त 2023 को सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का 80 वर्ष की अवस्था में नई दिल्ली में निधन हो गया। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का जन्म बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बाघेल गांव में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की और सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए व्यापक प्रचार किया। वर्ष 1991 में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1992 में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार कैंटिकल ऑफ द क्रिएचर से सम्मानित किया गया था। अगला टॉपिक है भागलपुर जिले का अपना शहर जैव विविधता सूचकांक। 11 अगस्त 2023 को बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक भागलपुर के लिए सिटी बायोडायवर्सिटी
इंडेक्स CBI विकसित करने का निर्णय लिया है। इस इंडेक्स को सिंगापुर इंडेक्स भी कहा जाता है। भागलपुर बिहार का पहला शहर होगा जिसका जैव विविधता सूचकांक होगा। अगला टॉपिक है G20 देशों की कला प्रदर्शनी। 7 अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय पटना में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस इकाई की क्षमता प्रतिदिन 12 से 14 टन की है। इस इकाई में PMC, HNMCH, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान जैसे स्वास्थ्य संस्थानों के चादर, तौलिए व अन्य कपड़ों की एक साथ धुलाई होगी। यह अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। अगला टॉपिक है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मार्च 2023 में न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने न्यायमूर्ति संजय करोल का स्थान लिया, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला टॉपिक है बिहार में खेल विभाग का गठन। जनवरी 2024 में बिहार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने खेल विभाग के गठन की अधिसूचना जारी की। युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक मजबूती सुनिश्चित करने तथा राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खेल प्रशासन को सुगम और अनुकूल बनाने, प्रबंधकीय और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने तथा राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सहित ओलंपिक प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने हेतु सुविधा प्रदान करने तथा खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के प्रयोजनार्थ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग एक नया विभाग खेल विभाग का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने IAS अधिकारी IAS B राजेंद्रन को जेल विभाग का पहला प्रधान सचिव नियुक्त किया है। ये खेल विभाग होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की उल्लेखनीय प्रगति। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में बिहार लगातार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात जल विद्युत तथा सौर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2015-16 में नवीकरणीय स्रोत से जहां 13% बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 तक इसे 35% करने का लक्ष्य है। बिहार में औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि इत्यादि बिजली के कनेक्शनों में तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप घरेलू कनेक्शनों का अनुपातिक हिस्सा लगातार घट रहा है, जो यह दर्शाता है कि उद्योग और व्यापार में निवेश आकर्षित हो रहा है। अगला टॉपिक है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD। महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा देने हेतु सभी लोक सेवा यानों में यान लोकेशन ट्रैकिंग VLTD एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है। करों में छूट। महिलाओं, निःशक्तजनों एवं बैटरी ऑपरेटेड वाहनों के करों में छूट। यदि कोई महिला के नाम पर 3 पहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब निबंधित होता है और उसका चालन स्वयं महिला जिसके पास व्यावसायिक चालन अनुज्ञप्ति है के द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए वाहन कर में 7% छूट दी गई है। सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-रिक्शा, ई-कार्ट के परिचालन को बढ़ावा हेतु बैटरी चालित यान, इलेक्ट्रिक वाहन को कुल कार में 50% की छूट दी जा रही है। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना भव्या। प्रथम चरण में यह योजना राज्य के 4 जिलों यथा मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज एवं सिवान जिला में लागू किया गया है। इस परिवर्तनकारी अनूठी पहल से प्रतिदिन चिकित्सकों द्वारा औसतन 26 से 30 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शेष 34 जिलों में भी OPD रजिस्ट्रेशन एवं फार्मेसी मॉडल लागू है एवं शेष मॉडल को लागू करने की प्रक्रिया जारी है। इस योजना अंतर्गत लगभग 1.50 लाख स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जीविका दीदी की रसोई। विभिन्न अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई की संख्या वर्तमान में 82 हो गई है। प्रदेश का यह मॉडल पूरे देश में चर्चित रहा है। महिला सशक्तिकरण की अगली कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सभी 143 शिक्षण संस्थानों में 412 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन तथा 246 सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर मशीन का अधिष्ठापन किया जा चुका है। अगला टॉपिक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सेस अवार्ड। राज्य स्तर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सेस अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2023 में राज्य अंतर्गत
नर्सिंग प्रक्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा प्रदान करने वाली एक नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सेस अवार्ड 2023 से नवाजा गया। एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय बिहटा पटना के परिसर में अस्थायी संरचनाओं का निर्माण किया। राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ राज्य मुख्यालय बिहटा पटना के परिसर में 25 एकड़ की भूमि पर 287.52 करोड़ रुपए की लागत से अस्थायी भवन व अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे अगले 2 वर्षों के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रेस्पॉन्स फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर राज्य में आपदाओं के दौरान रिस्पॉन्स से संबंधित गतिविधियों के बेहतर संचालन एवं रिस्पॉन्स टीमों के सुव्यवस्थित प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से राज्य में 38 स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रेस्पॉन्स फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। प्रत्येक सेंटर पर राज्य आपदा रिस्पॉन्स बल एसडीआरएफ की एक टीम को राहत एवं बचाव तथा संचार उपकरणों के साथ तैनात किया जाएगा। इसी के साथ ही बिहार करंट अफेयर वाला सेक्शन भी फिनिश हो गया है। ऑलरेडी पहला सेक्शन डाल दिया गया है। अगले वीडियो में और भी पार्ट्स को डिस्कस कर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।